हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीआई प्लेटफॉर्म। आई एम विनय राजपूत एंड आज साइंस टेक्नोलॉजी पे हम लोगों ने बहुत पिछले क्लासेस में बहुत सारी स्टडीज जो बेसिक स्टडीज थी हम लोगों ने किया। ठीक है, बेसिक जानकारी जो भी चाहिए, एनर्जी मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर, और बेसिक जानकारी जो भी चाहिए मैंने आपको बताया। एनर्जी क्या है, कैसे एनर्जी को क्लासीफाई कर सकते हो, और बेसिक जो भी पावर वर्क क्या होते हैं, इन चीज़ों को मैंने आपको समझाया था। ठीक है, कन्वेंशनल एनर्जी क्या है, नॉन कन्वेंशनल क्या है, तो फिर से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। और आज हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पढ़ेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा नहीं जाएंगे। आपके सब्जेक्ट का नाम है साइंस टेक्नोलॉजी, बट उतनी लेवल की टेक्नोलॉजी आती नहीं है, कभी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे नहीं आती है। ठीक है, तो हल्की सी जाननी जरूरी होती है ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाओ। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आपको जानना ही होगा ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे समझना है। एक्चुअली आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात करनी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे समझ सकते हो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एनर्जी को बताया, एनर्जी सोर्स कैसे कैसे, तो मैं फिर से बताता हूं आपको कि देखिए, रिसोर्स के आधार पे, स्रोत के आधार पे आप ऊर्जा को बांट सकते हो दो तरीके से, रिन्यूएबल नवीकरणीय और नॉन रिन्यूएबल, क्या कहते हैं, नवीकरणीय ना हो मतलब कि नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, और नवीकरणीय। ठीक है, तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल ये सोर्स के आधार पे हो सकता है, स्रोत के आधार पे। एक हो सकता है कि आप यूटिलाइज कब से कर रहे हो, उपयोगिता के आधार पे, तो उसमें आप बोल सकते हो कि कन्वेंशनल है और नॉन कन्वेंशनल, परंपरागत और गैर परंपरागत, इस तरीके से बांट सकते हो। यूटिलाइजेशन के आधार पे, आप कब से यूटिलाइज कर रहे हो इस ऊर्जा के स्रोत को, उस हिसाब से। ठीक है, और उसके बाद बात करें कि आपको अगर क्वालिटी के आधार पे देखना है, गुणवत्ता के आधार पे देखना है ऊर्जा को, तो गुणवत्ता के आधार पे प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस एंड सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेस। प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस वो होते हैं, मैंने बताया था आपको, कि जो डायरेक्ट माइंड किए गए हो, माइनिंग से डायरेक्ट निकाले गए हो, या एनवायरमेंट से डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट किए गए हो, यानी कि नेचुरल सोर्सेज जो भी है, नेचर में है, वो प्राइमरी है। और सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेस वो है जो कि प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जो कि सिंथेटिकली मेड किए जाते हैं, जो बनाए जाते हैं एज पर आवर डिमांड, एज पर आवर इंडस्ट्रियल डिमांड। ठीक है ना, उस हिसाब से बनाए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैन मेड है सेकेंडरी, और प्राइमरी जो है वो नेचुरल है। ठीक है ना, तो प्राइमरी में भी मैंने आपको डिवाइड करके दिखाया था कि प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज में भी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल हो सकता है, प्राइमरी के अंदर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल हो सकता है। तो नेचुरल है एक्चुअली प्राइमरी। ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल में आप देख लो, जैसे कि कोयला है, माइनिंग करते हो, ये हो गया, माइनिंग कर दिया। एनवायरमेंट से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो रिन्यूएबल में देख लो, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, तो ये दोनों समझ में आ रही है कि हाँ बात तो सही है। और सेकेंडरी में इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, आप कहीं ना कहीं प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज का यूज कर रहे हो, कोयले को यूज कर रहे हो, तेल का यूज कर रहे हो, गैस का यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो पावर प्लांट में। तो प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज का यूज करके बनाते जब हैं तो सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज कहलाती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि हाइड्रोजन जो बनाते हैं वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करके। ठीक है ना, तो ये भी उसमें आ जाएगा, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के थ्रू आप हाइड्रोजन जो बनाते हो, वो भी सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज में आ जाएगी। तो ये मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल, तो कमर्शियल वो है जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है, पैसा पे करना पड़ता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, ये कमर्शियल में आ जाएगी, है ना। आप जानते हो कोयला है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, कोयला खरीदने जाते हो तो पैसा पे करना पड़ता है। तो ऐसे एनर्जी सोर्सेज जिसके लिए पैसा पे कर रहे हो वो कमर्शियल है। ठीक है, और नॉन कमर्शियल वो है जैसे एग्रीकल्चरल वेस्ट, एग्रीकल्चर के जो वेस्ट होते हैं, स्ट्रॉ वगैरह होते हैं, वो सारी चीजें। और उसके बाद काउ डंग हो गया, ये नॉन कमर्शियल ही है। तो ये नॉन कमर्शियल का मतलब रिलेटिवली बात करें तो आप पैसा इसके लिए पे नहीं कर रहे हो। यस, बहुत सारे कंट्रीज में अब इन चीजों के लिए भी पैसा पे किया जाता है, पैसा देना पड़ता है, बट इंडिया में बात करें तो अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट में ये उपलब्ध है। ठीक है, आप देख सकते हो शहर में भी अभी आप देना स्टार्ट कर चुके हो, कंडे वगैरह खरीदते हो, आप देखो ना, कंडे, गोबर का कंडा मिलता है, वो सारी चीजें आप देखो तो पैसा पे कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप नॉन कमर्शियल सोर्सेज जो है उनमें भी कहीं ना कहीं पैसा पे करना हम लोगों ने स्टार्ट किया है, उसका भी अप वैल्यू हो चुकी है ना, रुपी वैल्यू हो चुकी है। बट अगर नॉर्मल डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो नॉन कमर्शियल वो है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कमर्शियल वो है जिसके लिए आपको पैसा पे करना पड़ रहा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए पैसा पे कर रहे हो, कोयला, तेल, नेचुरल गैस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में कोयले का यूज हो रहा है और कोयला फ्री में आता नहीं है, तो वो एक तरीके से कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएगा। एक होता है एग्जॉस्टिबल, एक होता है इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एग्जॉस्टिबल कौन होता है, जो खत्म हो जाएगा समय के साथ, अगर अपनी कंजम्पशन पे हम लोगों ने रोक नहीं लगाया तो एक समय जाके खत्म हो जाएगा। तो कंजर्वेशन पे डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से कंजर्व कर पा रहे हो, लेकिन उसका एक लिमिट है, रिजर्व लिमिटेड है वो, जैसे कोयला, तेल, नेचुरल गैस, ये है क्या, एग्जॉस्टिबल है, ये एक दिन खत्म हो जाएगा। इनएग्जॉस्टिबल होते हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे,
अपना ह्यूमन लाइफ को देखते हुए अगर बात करें तो सोलर एनर्जी की बात करें, सन की बात करें, तो उसकी अभी लाइफ बहुत है, उसकी लाइफ बहुत है। इनफाइनाइट तो कोई चीज की लाइफ नहीं होती है, सन की भी एक लाइफ है। जब तक उसके अंदर हाइड्रोजन है तब तक वो फ्यूजन होगा और तब तक एनर्जी बनती रहेगी, लेकिन एक दिन हाइड्रोजन खत्म होगा और सन ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके आगे क्या कहानी होगी ज्योग्राफी में बताऊंगा आपको, ठीक है। बट अगर रिलेटिवली बात करें, ह्यूमन सिविलाइजेशन को बात करें, तो उससे रिलेटिवली बात करें कि हम तब तक हैं इस धरती पे, हम जब तक है तब तक तो सूर्य काफी समय तक रहने वाला है। उस हिसाब से देखा जाए तो इन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी सोलर एनर्जी हो सकता है। और सोलर एनर्जी का मैनिफेस्टेशन, सोलर एनर्जी का 2% मैनिफेस्टेशन, 2% सोलर एनर्जी का मैनिफेस्टेशन ही क्या होता है, विंड एनर्जी। 2% सोलर एनर्जी मैनिफेस्टेशन ही विंड एनर्जी होता है। यानी कि सोलर एनर्जी के हीटिंग के कारण ही अर्थ सरफेस पे हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर क्रिएट होती है। उसके कारण जो है विंड ब्लो करती है और आप कोस्टल एरियाज में पावर प्लांट बना के विंड एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ये एक तरीका है। तो ऐसे आप समझ सकते हो, एनर्जी के सोर्सेस को समझ सकते हो, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया था। आज हम बात करेंगे, थोड़ी सी आपको कुछ बताता हूं। एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। जाहिर सी बात है, हम फॉसिल फ्यूल को कंजर्व करना चाहते हैं, इसलिए भी करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं पॉल्यूशन हो रही है तो उस पॉल्यूशन को रोक लगाएंगे। इसलिए भी करना चाहते हैं कि हम सस्टेनेबल यूज करना चाहते हैं, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन ये ना जाने कि कोयला हुआ करता था, नेचुरल गैस हुआ करती थी, तेल हुआ करता था, उनके लिए भी कुछ बचा रहे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है ना, आप रिसोर्सेज का उस तरीके से यूज करें जो अपनी भी डिमांड को फुलफिल कर पाए, करते रहे, और आगे आने वाली जनरेशन के लिए आप कुछ छोड़ के रखे, उनके लिए भी बचा के रखे। ऐसा ना हो कि वो भी कहानियों में पड़े कि कोयला हुआ करता था, है ना। तो ये एक सस्टेनेबल यूज की बात चल रही है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और आजकल हर टॉपिक में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है कि भाई सस्टेनेबल एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सब चीज की बात की जाती है, इन चीजों की सस्टेनेबिलिटी। तो कहीं ना कहीं अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज पे हमें जाने की जरूरत है। अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज वो सोर्सेज हो सकते हैं जो किसी चीज के अल्टरनेट होंगे, किसी चीज के अल्टरनेटिव होंगे। किस चीज के? थर्मल पावर प्लांट का अल्टरनेटिव सोचो, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट में कोयला जलाओगे, पॉल्यूशन हो रही है ना। और थर्मल पावर प्लांट के अलावा आप सोच सकते हो, तो उसमें हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है, उसमें थर्मल पावर प्लांट के अलावा आप सोच सकते हो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अल्टरनेटिव सोच सकते हो, लार्ज हाइड्रो का अल्टरनेटिव। स्मॉल नहीं, स्मॉल तो अभी चल रही है, बहुत अच्छी बात है, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। लार्ज हाइड्रो का अल्टरनेटिव सोच सकते हो। तो अल्टरनेटिव सोचना है ताकि फॉसिल फ्यूल की कंजम्पशन कम हो। अल्टरनेटिव ऊर्जा का स्रोत क्या है? बिकॉज ऊर्जा तो चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए हमें, लेकिन उसके लिए हमें ऐसा एनर्जी सोर्स चाहिए जो पॉल्यूशन कम करता हो, ठीक है, और भी उसके कुछ फायदे हो। तो अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस, अल्टरनेटिव बोलते हैं ना, अल्टरनेट है ये चीज का, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस और सोर्सेस, ठीक है। क्या हो सकता है अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस में? एक हो सकता है सन, सोलर, है ना, सोलर एनर्जी पॉल्यूशन तो नहीं कर रही है। नॉर्मली आप देखोगे CO2 तो इमिट नहीं करती है ना सोलर एनर्जी। आपने प्लेट लगा दिया, सोलर प्लेट कलेक्टर लगा दिया, वो कहां CO2 इमिट कर रहा है? बेचारा सनलाइट ले रहा है। आप सोलर थर्मल भी यूज करो, सोलर पीवी में यूज करो, है ना, सोलर फोटोवोल्टाइक में यूज करो या सोलर थर्मल में यूज करो, CO2 वगैरह तो इमिट नहीं कर रहे हैं ना। हाँ, हर चीज का कहीं ना कहीं एक बात ध्यान रखना कि कार्बन फुटप्रिंट नाम की एक कॉन्सेप्ट होती है। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसका कार्बन फुटप्रिंट ना हो। कार्बन फुटप्रिंट तब से लिया जाता है जब वो चीज बनाई जा रही होगी। अगर सोलर एनर्जी की बात कर रहे हो तो प्लेट तो बनाए गए होंगे ना। सोलर प्लेट जो है, जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, वो तो कभी बनाए गए होंगे। वो जब बनाए गए होंगे तो कहीं ना कहीं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की जाती है। बहुत सारी चीजों में हीट ट्रीटमेंट करोगे तो कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल का यूज करोगे। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि होल लाइफ साइकिल ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का लाइफ साइकिल आप लोगे तो वो कहीं ना कहीं CO2 इमिट हो ही रहा होगा। कार्बन फुटप्रिंट की वैल्यू आएगी ही आएगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कार्बन फुटप्रिंट हर चीज का होता है, हर चीज का। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसका कार्बन फुटप्रिंट ना हो। मतलब मोस्टली आपको ऐसा मानना है कि होता ही है, ठीक है। तो जबकि क्योंकि प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर देखोगे, जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उस समय हीट ट्रीटमेंट करते हैं। हीट ट्रीटमेंट करोगे तो हीट कहां से लाओगे? ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ तो एनर्जी का सोर्स चाहिए ना। आप फॉसिल फ्यूल जलाओगे, हीट ट्रीटमेंट करोगे, तो जाहिर सी बात है CO2 इमिट होगा। तो उसके मैन्युफैक्चरिंग में इमिट हो गया ना। भले अब इमिट नहीं कर रहा है सोलर प्लेट कलेक्टर, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग के समय तो इमिट हुई थी ना। वो सारा कार्बन फुटप्रिंट में आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा न्यूक्लियर कोई इमिट नहीं करता है, CO2 वगैरह इमिट नहीं करता है। हाँ, रेडिएशन लीकेज प्रॉब्लम है, रेडिएशन लीकेज की प्रॉब्लम है, बट CO2, SO2, नॉक्स, इन चीजों का इमिशन नहीं करता है। पार्टिकुलेट मैटर, इन चीजों का इमिशन नहीं करता है। तीसरा में बात करें तो
तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखोगे तो पेट्रोलियम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और आप जानते हो कि समय के साथ पेट्रोलियम खत्म होगा, ठीक है। आज रेट बढ़ रही है पेट्रोलियम की, उसका अलग रीजन है, लेकिन समय के साथ हमारी रिजर्व पेट्रोलियम की खत्म होगी, ठीक है। और उसके लिए अगर हम अल्टरनेट बात करें कि हम किसी चीज से सिंथेटिकली पेट्रोलियम बना पाए, उसके लिए अगर बात करोगे तो एक टार सैंड होता है, टार सैंड, उससे बना सकते हो। ऑयल सेल होता है, उससे बना सकते हो। टार सैंड एंड ऑयल सेल, ठीक है। तो आप पेट्रोलियम सिंथेटिकली बना सकते हैं इससे, तो आप नेचुरल फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस कम रहोगे, ठीक है, क्योंकि इससे बन जा रही है पेट्रोलियम, तो आप नेचुरली जो पेट्रोलियम निकालते हो क्रूड ऑयल, उस पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी आपकी। ऑयल सेल भी हम पेट्रोलियम बनाने के लिए यूज करते हैं, यूज टू मैन्युफैक्चर पेट्रोलियम, ठीक है। तो ये हो जाएगा। चौथा बात करें अदर सोर्सेस में, जियोथर्मल जो अर्थ के सरफेस, अर्थ के अंदर जो एनर्जी है, हम उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे यूज कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। लार्ज एक सोर्स है ये एनर्जी का, ठीक है ना। 5वां नंबर टाइडल पावर प्लांट, टाइड्स का यूज कर सकते हो। 6ठा नंबर हाइड्रोजन यूज कर सकते हो, हाइड्रोजन जो कि फ्यूचर एनर्जी हमारा सोर्स है, ये फ्यूचरिस्टिक एनर्जी सोर्स है, फ्यूचर का फ्यूल माना जाता है हाइड्रोजन। और क्यों है मैं आपको बताऊंगा। हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात करेंगे, जरूर बताऊंगा आपको हाइड्रोजन फ्यूल सेल, और बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन फ्यूल सेल पढ़ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस है जो कि हमें फॉसिल फ्यूल की कंजम्पशन को कम करवाएगा। हम इनका यूज करेंगे तो फॉसिल फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम कम कंज्यूम करेंगे, हम कंजर्व ज्यादा करेंगे, तो एक तरीके से सस्टेनेबल यूज हो जाएगा, है ना। हमारी भी एनर्जी की, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड पूरी हो जाएगी, और कहीं ना कहीं आने वाली जनरेशन के लिए भी चीजें बच के रखी रहेंगी कि वो भी अपनी जरूरत को फुलफिल कर पाए, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि हम कोयला जला दे सारा, अब वो कहानियों में पढ़े कि कोयला भी कभी हुआ करता था, क्योंकि कोयला बनने में बहुत समय लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं कोयला बनने में। ऐसा नहीं है कि आज धरती के अंदर क्या कहते हैं प्लांट मटेरियल दब गए और 10 महीने बाद कोयला बन गया, 10 साल बाद कोयला बन गया, 50 साल बाद कोयला बन गया। ऐसा नहीं है, 50 साल 100 साल में कोयला नहीं बनते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, ठीक है ना। बाई वेरियस रिएक्शन होते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, बहुत सारे रिएक्शन है, मैं आपको हिंट करूंगा, क्योंकि रिएक्शन डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है कोयले फॉर्मेशन की, बट बायोजेनिक थ्योरी क्या है, ए बायोजेनिक थ्योरी क्या है, मैं आपको पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी में, वो वहां पे है। यहां टेक्नोलॉजी समझो। एक होता है आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी। आप बताओ कोई ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी हो जो आइडियल हो। आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी किसको बोलोगे? आइडियल मतलब समझते हो ना, अच्छा, सबसे बेहतर से बेहतर। अब जानते हो आइडियल नाम की चीज तो दुनिया में एग्जिस्ट करती नहीं है ना। अब आइडियल बंदा कोई हो सकता है नहीं, लेकिन एक परफेक्ट आदमी, जैसे राम जी है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक परफेक्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, एक पुरुष उनके पास पहुंचने की कोशिश कर सकता है, उनके जो भी गुण हैं उनको फॉलो कर सकता है ना। तो एक तरीके से वैसे ही आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ताकि आप उसके आसपास की एनर्जी सोर्सेस कोई है तो देख सकते हो। आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी एक अच्छी सोर्स है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके कुछ गुण होते हैं जो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। कभी भी क्वेश्चन आए, मेंस में लिखने को आए, इंटरव्यू में पूछा जाए कि आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, आप बताएंगे। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए फॉसिल फ्यूल की कंजम्पशन कैसे कम कर सकते हैं, कोल पेट्रोलियम की कंजम्पशन कैसे कम कर सकते हो, तो आप बताएंगे सर अल्टरनेटिव सोर्सेस को यूज करके। मैंने आपको बताया आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी, आइडियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। मतलब कि आइडियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की बात कर रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूं, एक्चुअली इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूं कि इनके क्या क्या क्वालिटी, क्या क्या गुण हो सकते हैं, ठीक है ना। तो पहली बात करें मिनिमम पॉल्यूशन, सबसे बड़ी बात है, आप समझ रहे हो, मिनिमम पॉल्यूशन, मिनिमम और नो पॉल्यूशन, ऐसी एनर्जी सोर्सेज जो पॉल्यूशन ना करे वो हमारा आइडियल की सोर्स के पास होंगी। दूसरी की बात करें मिनिमम कॉस्ट, है ना, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, बहुत कम पैसे में। तीसरा बात करें रिलायबल होना चाहिए, गुड रिलायबिलिटी, तो रिलायबल भी होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए, गुड रिलायबिलिटी, ठीक है ना। क्या होना चाहिए? और चौथा एज पेरिनियल एज पॉसिबल, पेरिनियल होना चाहिए, सालों भर हमें उपलब्ध हो, जैसे पेरिनियल रिवर होती है, सालों भर होती है, तो सालों भर उपलब्ध हो। एज पेरिनियल एज पॉसिबल एंड कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होना चाहिए, है ना। तो एज पेरिनियल, ऐसा नहीं है कि इस महीना मिल गया अगले महीना नहीं है, पेरिनियल होनी चाहिए, ठीक है ना। एज पेरिनियल एज पॉसिबल एंड कंटिन्यूअस,
ठीक है। उसके बाद बात करें तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, जाहिर सी बात है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा ना हो तो फिर क्या मतलब, जैसे सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी देखोगे तो एक तरीके से मोर और लेस यूनिफॉर्मली एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द ग्लोब, ठीक है ना। आप उसकी टेंशन ना लेना कि सोलर रेडिएशन इक्वेटर पे इंसोलेशन वर्टिकल है और पोलर एरिया पे स्लैंटिंग है, तिरछा है। बट ऑन एन एवरेज बात करूं तो सोलर रेडिएशन इज वाइडली एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वैसा भी होना चाहिए, वाइडली एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए आइडियल सोर्सेज। पांचवा, वाइडली एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। गरीब अमीर को तो फॉलो नहीं करती है ना, तो मैं गरीब के पास नहीं जाऊंगी, अमीर के पास जाऊंगी, सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी, ऐसा तो है नहीं, सबको बराबर मिलता है। तो वाइडली एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूशन वाइडली होना चाहिए, यूनिफॉर्मली होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है, और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, बट वो कहीं ना कहीं मैं टेक्निकल में एंट्री मार जाऊंगा। अगर मैं उस पॉइंट की नाम ले लिया ना तो मुझे टेक्निकल में एंट्री मारना पड़ जाएगा, इसलिए मैं अभी नहीं जा रहा हूं, ठीक है। ये नोट करो आप, इतना पॉइंट है तो आपको समझ में आ गया आपको क्या करना है। और कोई ऐसी एनर्जी सोर्सेस है जो सबको फॉलो कर रही है, दैट इज गुड इनफ, दैट इज मतलब यही तो चाहिए हमें। बट क्या ऐसा पॉसिबल है? नो, देयर इज नो एनी सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी जो इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करे। बट सोलर एनर्जी इज वेरी क्लोज टू दिस, सौर ऊर्जा जो होती है, सोलर एनर्जी बहुत ही पास है इसके, है ना। बट ऐसा देखोगे कि कोई भी ऐसा एनर्जी सोर्स नहीं है जो कि आइडियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की इन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करे, है ना। तो लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि सोलर एनर्जी बहुत ही मोस्ट प्रॉमिसिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है। सोलर एनर्जी हमारे ऐसे आइडियल कैरेक्टरिस्टिक सोर्स ऑफ एनर्जी जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी की, इनके आसपास में आती है सोलर एनर्जी, ठीक है ना, सौर ऊर्जा। 20 दिन की जो सनशाइन होती है अर्थ सरफेस पे, 20 दिन की, ठीक है, 20 डेज की जो सनशाइन होती है अर्थ सरफेस पे, वो बराबर है जितनी भी अर्थ के रिजर्व की बात करोगे, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस की, फॉसिल फ्यूल की, जितना भी आप देखोगे अर्थ रिजर्व जो फॉसिल फ्यूल की है, वो पूरा का पूरा बराबर है किसके, जो 20 दिन की सनशाइन होती है अर्थ सरफेस पे सौर ऊर्जा की। जो भी एनर्जी रीच करती है 20 दिन के अंदर सनशाइन सौर ऊर्जा के थ्रू, वो बराबर है और एनर्जी क्या कहते हैं, वो बराबर है जितना भी रिजर्व है फॉसिल फ्यूल का अर्थ पे, उतने के बराबर है। फॉसिल फ्यूल मतलब कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सिर्फ 20 दिन का सोलर एनर्जी जो धरती पे आती है उतना बराबर है पूरा फॉसिल फ्यूल जो हमें धरती पे रिजर्व अवेलेबल है। सोच सकते, सिर्फ 20 दिन का सनशाइन, सिर्फ 20 दिन की जो सौर ऊर्जा आ रही है, बस उतनी ही। तो सोच सकते हो आप कितना इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की बात, थोड़ा सा बता दूं। कन्वेंशनल सोर्सेज वो है, आप जानते हो, जो कि बहुत पहले से हम लोग यूज कर रहे हैं, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, और बहुत पहले से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन उसका यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में हम लोग उसका यूज करते आ रहे हैं। कन्वेंशनल है मतलब बहुत पहले से यूज कर रहे हो। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ही नहीं, अगर हाइड्रो की बात करोगे तो हाइड्रो तो बहुत पहले से यूज हो रही है। हाइड्रो पावर प्लांट अब देखोगे, लंबर मिल्स होते हैं, लंबर मिल्स लकड़ी काटने का जो उद्योग होता है ना, लकड़ी कटाई होती है, वहां पर भी यूज की जाती थी। पैडल व्हील होता है ना, पैडल व्हील का यूज करके ग्रेन होते हैं ना, ग्रेन अनाज, उसको ग्राइंड किया जाता था, तो उसमें भी हाइड्रो पावर का यूज किया जाता था। तो बहुत पहले से यूज हो रही है हाइड्रो पावर। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी यूज हो रही है। इंडिया में पहली बार इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हाइड्रो पावर प्लांट का यूज किया गया था, आपको पता होगा। हाइड्रो पावर प्लांट दार्जिलिंग में 1897 एंड 1902 में, कर्नाटका शिव समुद्रम, दो जगह आई थी, ठीक है ना। तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट ही था वो, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत पहले से यूज हो रही है। तो इसीलिए आप हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट को बोलते हो क्या, कन्वेंशनल। न्यूक्लियर पावर प्लांट, सारी वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूं मैं, ये कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वाइड सोच के देखना, भारत के संदर्भ में मत देख लेना कि भारत के संदर्भ में न्यूक्लियर तो कन्वेंशनल नहीं होगा। पूरे वर्ल्ड वाइड बात करो तो कन्वेंशनल एनर्जी में न्यूक्लियर भी आएगी, ठीक है ना। न्यूक्लियर फ्रांस में और अमेरिका वगैरह में पहले से यूज हो रही है, ठीक है ना, सोचने की कोई बात ही नहीं यहाँ पे। कन्वेंशनल फॉर्म में सोचना है, मतलब इन द सेंस कि पूरे वर्ल्ड वाइड सोचो, पूरे संसार के संदर्भ में सोचो, पूरे जो अपनी अर्थ है, जहां भी कंट्रीज हैं और जहां यूज हो रहा है उसको भी देखना पड़ेगा। सिर्फ भारत को मत देखो, अमेरिका में यूज पहले से हो रहा है न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है ना। तो उस संदर्भ में देखोगे तो कन्वेंशनल में आप रख सकते हो। बहुत सारी बुक्स नॉन कन्वेंशनल में रखी है, लेकिन बहुत सारी बुक्स कन्वेंशनल में भी रखी है। द कॉन्सेप्ट कि क्यों कन्वेंशनल में रखा गया है, मैंने यही बताया आपको। बुक्स जो भी रखी हैं कन्वेंशनल के अंदर, वो यही चीज को सोचते हुए रखी है जो मैंने आपको बताया, वर्ल्ड वाइड सोचना है। उसी तरीके से हाइड्रो हो गया, न्यूक्लियर हो गया, थर्मल पावर प्लांट, ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। आज हम लोग हाइड्रो पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्मल वगैरह मैं आपको पढ़ा दूंगा अलग से। थर्मल से तो क्वेश्चन बहुत आते हैं थर्मल पावर प्लांट में, है ना। जैसे कि बात करो फ्लू गैस से रिलेटेड है, फ्यूल ऑयल से रिलेटेड है ना, फर्नेस ऑयल से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। पॉल्यूशन क्या होती है वो भी आ रहा है, क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आप देखना ना कभी ऑप्शन वगैरह कैसे कैसे ऑप्शन दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट है तो कर लोगे। सिर्फ इतना पढ़ के गए हो
कि हाइड्रो एनर्जी में जो लिखा है क्या कहते हैं नॉर्मल जो बुक्स है एनसीईआरटी वगैरह और नॉर्मल बुक्स बात करोगे शंकर आईएएस वगैरह सिर्फ उतना पढ़ के जा रहे हो तो मैं मानता हूं आज के 6 साल 8 साल पहले आईएएस लोग बने होंगे पढ़ के, बट अब सिचुएशन वो नहीं है। इतना ध्यान रखना, 8 साल 10 साल पहले की सिचुएशन अलग थी, अब सिचुएशन बदल चुकी है। अब की बात अलग है, पहले की बात अलग थी। इतना ध्यान रखना। अब की बात इतना ही समझना है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, जितनी रिक्वायर्ड है उतना लेवल पे कॉन्सेप्ट जरूर चाहिए। रट के नहीं निकाल सकते हो एग्जाम, ध्यान रखना। ये यूपीएससी है, रट के नहीं कुछ कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, क्या क्या रटोगे। तो इसलिए मैं समझाता हूं, कुछ चीज रटा नहीं रहा हूं। कन्वेंशनल हो गया, उसके बाद बात करो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। नॉन कन्वेंशनल में क्या आ सकती है? नॉन कन्वेंशनल अल्टरनेट एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को हम लोग अल्टरनेटली यूज करते रहते हैं। इनको हम लोग सिनोनिमसली यूज करते रहते हैं, सिनोनिम्स के रूप में यूज करते रहते हैं, बट इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है, इसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत है, ठीक है ना। जैसे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस की बात करो, नॉन कन्वेंशनल की बात करो, तो जो आज नॉन कन्वेंशनल है वो कभी कन्वेंशनल बन सकता है, वो कभी कन्वेंशनल बन सकता है। ये ध्यान रखना, जो आज नॉन कन्वेंशनल है वो कभी कन्वेंशनल बन सकता है। इस चीज को भी ध्यान रखते हुए करना। जो आज आप समझ रहे हो कि जैसे कि आप सोलर एनर्जी नॉन कन्वेंशनल है, सोलर एनर्जी रिन्यूएबल में आता है, नॉन कन्वेंशनल है, तो आज के 400 साल बाद कन्वेंशनल हो जाएगा वो। जैसे हाइड्रो पावर है, हाइड्रो पावर पहले यूज हुई कई 100 साल पहले, आज वो कन्वेंशनल के रूप में पढ़ रहे हो क्योंकि बहुत पहले से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसी तरीके से आज सोलर एनर्जी से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, नॉन कन्वेंशनल मानते हो, नया स्रोत एक तरीके से अभी अभी एनर्जी प्रोड्यूस करना स्टार्ट किए हो कुछ समय से, आने वाले 200 साल बाद ये भी कन्वेंशनल हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो नॉन कन्वेंशनल है वो कन्वेंशनल आने वाले समय में 50 साल बाद, 100 साल बाद, 150 साल बाद हो सकती है। तो ये चेंज करते रहते हैं, ठीक है ना। लकीर का फकीर मत बनना, कॉन्सेप्ट समझना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की बात करो तो नॉन कन्वेंशनल में आपको कुछ चीजें बता रहा हूं मैं। नॉन कन्वेंशनल में एमएचडी, शायद बहुत सारे बुक्स इस चीज को लिखी नहीं है, ठीक है ना, और बहुत टेक्निकल है, ये बहुत टेक्निकल है। इसको समझाना, कॉन्सेप्ट समझाने की बात करो तो बहुत टेक्निकल है, ठीक है। मैं आपको नहीं समझा सकता हूं, है ना, ये इन द सेंस कि आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। मैं समझा सकता हूं अगर बात आएगी लेवल पे बात करने की आ जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक चीजों से रिलेटेड बहुत यहाँ पे जानकारी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह की जानकारी होनी चाहिए, आपको चार्जेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो वो चीजें नॉर्मली आपको जिस लेवल पे यहाँ रिक्वायर्ड है वहां उतना लेवल पे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। और ये चीजें इंजीनियरिंग में चीजें ये बतानी पड़ती है, ठीक है ना। इंजीनियरिंग में जो एनर्जी इंजीनियर्स होते हैं, एनर्जी इंजीनियर्स, वहां पे मैं इसको बता सकता हूं, ठीक है ना। बट आपको मैं बेसिक चीजें थोड़ा बताता हूं, जब समय आएगा तो मैं आपको ये चीजें क्लियर करके दे दूंगा जितनी रिक्वायर्ड होगी, ताकि आपका क्वेश्चन कभी पूछ लिया गया तो आप सॉल्व कर ले। एमएचडी क्या है? ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में आती है, नॉन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। बाकी मैंने सब कुछ डिफरेंशिएट एक बार करके दे दिया है, ये कुछ चीजें और है जो आपको बता दे रहा हूं। एमएचडी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में आती है। तो बहुत लोग पूछेंगे एमएचडी क्या है? मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जनरेशन, नाम ही देख लो, मैग्नेट का नाम आ गया, वेरी मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जनरेशन और जनरेटर, ये है इसका नाम, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जनरेटर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये नॉन कन्वेंशनल में है, ठीक है। इसका मतलब अभी इस पे ज्यादा वर्ल्ड में ऊर्जा नहीं बनाई जा रही है, अभी नया कॉन्सेप्ट है, जैसे सोलर ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, उस टाइप का कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये नॉन कन्वेंशनल है, ठीक है। उसके बाद गैस टरबाइन की बात करें, गैस टरबाइन ये भी नॉन कन्वेंशनल में रख सकते हैं अभी, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल में गैस टरबाइन को भी रख सकते हैं, ठीक है। तीसरा बात करें तो जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है सब रख दो इधर, सब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है ना, सोलर ऊर्जा जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ओटेक एनर्जी, सब वेव एनर्जी, है ना, ये सारी चीज आप रख सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस नॉन कन्वेंशनल में। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपने कभी सुना नहीं होगा, मे बी, मैंने तो बहुत लोग, क्योंकि बुक्स में ये यूपीएससी की किताबों में नहीं लिखी हुई ये सारी चीजें। बहुत सारा रिसर्च हुआ था यूएसएसआर में, सोवियत यूनियन जो है ना वो इस चीज में महारत थे और वही हमें टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देते थे। तो हमारी भी रिसर्च चल रही थी बीएचईएल में चल रही थी चीज की, वहां पे प्लांट चली भी थी कुछ दिनों के लिए, लेकिन जब यूएसएसआर टूट गया तो वही टूट गई जो कॉन्सेप्ट दे रही थी, जो टेक्नोलॉजी दे रही थी, जो हमें हेल्प कर रही थी, तो हम भी टूट गए और उतना रिसर्च नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी इस चीज पे रिसर्च चल रही है। टेक्नोलॉजिकली बात करें तो ये वेल प्रूव्ड है, वेल एस्टैब्लिश्ड हो चुकी है टेक्नोलॉजिकली, बट इकोनॉमिकली बात करें, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अभी
बहुत बचा हुआ है काम करने को, ठीक है। तो ये लेकिन वर्ल्ड वाइड अभी इससे जनरेशन ज्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बट ये कॉन्सेप्ट है, आप इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा समय आएगा कैसे कर सकते हैं। और ये इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, ये स्टैटिक पार्ट होता है इसके अंदर में, ठीक है। जहां मूविंग पार्ट होती है वहां लॉसेस होते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इफिशियंसी 50% से आसपास और उससे भी ऊपर मिल जाती है यहाँ पे। और थर्मल पावर प्लांट में इफिशियंसी तो 40% के आसपास, वो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम 40%। भारत में तो 30% के आसपास ही मिलती है थर्मल पावर प्लांट में, ठीक है ना। बट इनमें 50% उससे भी ज्यादा मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हम इसको करते जाएंगे और समझते जाएंगे टेक्नोलॉजी को, ठीक है। तो जैसे कि न्यूजीलैंड हुआ, वहां पे इसकी टेक्नोलॉजी बहुत रिसर्च चल रही है। पीएचडी थीसिस का भी पार्ट है ये, इस पर रिसर्च भी बहुत हो रहा है और हुआ भी है। न्यूजीलैंड में हो बात करें तो वहां पे भी हुआ है। यूएसएसआर में बहुत चला था, सोवियत यूनियन में वो कॉन्सेप्ट हमें देती थी यही, इसके बारे में, एमएचडी के बारे में, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जनरेशन के बारे में और जनरेटर के बारे में, ठीक है। तो इसमें बस कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक है। खतरनाक इन द सेंस की थोड़ी फिजिक्स इसमें अच्छी इन्वॉल्व है, अच्छी खासी फिजिक्स इन्वॉल्व है, ठीक है। तो वो लेवल की फिजिक्स आपको नहीं जाननी है, वो लेवल की जाननी नहीं है, बट बेसिक चीज आपको जाननी होगी कि कैसे हम इस चीज में प्रोसेस करते हैं और किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं इससे, है ना। विद्युत ऊर्जा कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं मैं बताऊंगा। गैस टरबाइन नाम सुना होगा आपने, ये तो सुना ही होगा, मैं बता दूंगा कभी समय आएगी तो। ये तो चली रही है अपनी, ठीक है, ये तो चली रही है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कहीं आपको पता है एमएचडी के ऊपर तो बुक्स भी लिखी गई है, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जनरेशन पे बुक लिखी गई है, बुक्स है इन पे। सोचो कितना डिटेल टॉपिक है, ठीक है ना। और ये पीएचडी टॉपिक है इन द सेंस, आप समझ सकते हो कितना रिसर्च टॉपिक है, ये बर्निंग टॉपिक है रिसर्च की। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम इस पे, और कहीं ना कहीं इसमें मूविंग पार्ट नहीं है। अब फ्यूल्स का यूज करते हैं हम लोग, फ्यूल कोयला हो सकता है, ऑयल हो सकता है और गैस हो सकती है। फ्यूल्स का यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है इसके अंदर में, एनोड कैथोड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है, और उसके थ्रू पास करके हम इसके थ्रू क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो वो एक प्रोसेस है, मैं आपको बताऊंगा समय आएगी तो। अब आइए, ये नॉन कन्वेंशनल है। अब जानते हो रिन्यूएबल तो नॉन कन्वेंशनल में आती है, जो अभी अभी बनाना स्टार्ट किए हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं हाइड्रो एनर्जी सोर्सेस पे। हाइड्रो कोशिश करूंगा कि आज और कल मैं आपको हाइड्रो पढ़ा दूं, क्योंकि हाइड्रो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन बेसिक तो समझा दूं ना, इतना तो बनता है ना। आप भी तो इस चीज को सहमत होंगे कि बेसिक समझा दूं, ताकि आपका क्वेश्चन कभी इधर उधर हटा के आते हैं तो आप समझ पाए। और इससे इन्वायरमेंटल इंपैक्ट भी बहुत सारा इसका है, इकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत सारा है, जियोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत सारा है, सिल्टिंग का इंपैक्ट है इस पे, सिल्टिंग अवसादन का इंपैक्ट होती है, वो सारी चीजें हैं। बहुत बड़ी माइग्रेशन का इंपैक्ट है, डिस्प्लेसमेंट का इंपैक्ट है, लार्ज ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट का इंपैक्ट है, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है अगर लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट की बात करोगे, ठीक है ना। स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट में हम आजकल शिफ्ट कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा हमको ये सोर्स है इनका, नॉर्थ ईस्ट एरिया में, असम, मेघालय, त्रिपुरा की बात करोगे उधर साइड में स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स, पीको, मिनी, माइक्रो, इनकी बहुत बड़ी क्या है कैपेसिटी वहां पे है। हम इसको वहां पे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। बात करूंगा धीरे धीरे आपको बताऊंगा। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात करें तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट आप समझ सकते हो, हाइड्रो मतलब वाटर है, लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा, है ना। इतना से काम नहीं चलेगा जो बुक्स में लिखी गई है नॉर्मली, थोड़ा समझो, डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन जो भी है कम लेवल पे जितना रिक्वायर्ड है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना समझाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और ध्यान से सुनना जो मैं आपको समझा रहा हूं कि ये क्यों जरूरी है। देखिए हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट की तब जरूरी है क्योंकि आप अगर बात करोगे लोड समझते हो ना, लोड जो आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो वो लोड है, ठीक है ना। तो ये लोड की बात करोगे तो लोड और जनरेशन कि आप कितना बना पा रहे हो इलेक्ट्रिक पावर, और कितना लोड है, कितना पावर लोड आ रही है, कितना इलेक्ट्रिसिटी लोग कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी पावर डिमांड है, कितनी लोड की डिमांड है। तो कहीं ना कहीं आप जानते हो कि लोड जो है ऑलवेज अहेड ऑफ जनरेशन, हम जितना जनरेट करते हैं लोड उससे ज्यादा आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए पावर के शॉर्टेजेस आते हैं, पावर के शॉर्टेजेस हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि लोड ज्यादा है और जनरेट कम करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो उसी लिए अगर आपको ऐसा सोर्स मिलता है जहां से आपको कुछ जनरेशन हो पा रही है, तो क्यों ना आप उसे जनरेट करें और यूज करें और जनरेट करें इलेक्ट्रिसिटी। तो वो एक सोर्स है। पहला तो क्वेश्चन ये आती है कि यहां से हमें जनरेशन मिल रहा है तो हम इसको यूज करें और जनरेट करें इलेक्ट्रिसिटी। तो ये समझ में आती है ताकि हम अपने लोड को फुलफिल कर पाए, जो लोड डिमांड आ रही है वो आप उसको फुलफिल कर पाए, क्योंकि लोड ऑलवेज अहेड ऑफ जनरेशन, जनरेशन कम होती है लोड ज्यादा आ जाती है ना। इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूं, लोड मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है ना। ये एक बात होगी। दूसरी बात करें लोड की बात करोगे तो लोड जो है क्या वेरिएबल है, क्या लोड एकदम कांस्टेंट होती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, लोड कांस्टेंट नहीं होता। आप देख लो सुबह से लेकर रात तक, एग्जांपल के तौर पे आप
स्कूल कॉलेजेस की बात कर लो तो स्कूल कॉलेजेस क्या होते हैं, 9 बजे के आसपास मान लो खुल गया, इंडस्ट्रीज वगैरह 10 बजे खुल गया, तो सारी लाइट, फैन, जनरेटर, मशीन सारे ऑन हो जाएंगे, ठीक है। इंडस्ट्री और स्कूल कॉलेजेस की बात करोगे तो शाम के समय 4 बजे 5 बजे बंद हो जाती है, ठीक है, नॉर्मली बंद हो जाती है, तो सारी चीज बंद होगी, लाइट वगैरह, फैन वगैरह है ना, और जनरेटर वगैरह, मशीन वगैरह सब बंद होगी। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जो रात में भी वर्क करती है, रात में भी, नाइट में भी वर्क करती है, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज 5 बजे के आसपास बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये देख रहे हो ना कि जब इंडस्ट्री खुली तो लाइट वगैरह ऑन हो गए, मशीन हो गए, तो वहां पे बढ़ गया डिमांड। फिर शाम को 5 बजे इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑफ, वहां पे मशीन स्विच ऑफ हो गया सारे, तो वहां पे डिमांड कम हो गया, ठीक है। रात में बात करोगे तो रात में आप देखोगे 12 बजे के आसपास, तो उस समय ना इंस्टीट्यूशन कोई चल रही है, कोई ऐसा है कॉलेज रात में 12 बजे पढ़ता हो, कोई कॉलेज खुला हुआ हो, ऐसा नहीं। इंडस्ट्री वगैरह, मोस्टली इंडस्ट्री बहुत सारे ऐसे हैं जो रात में काम नहीं करते हैं, कुछ होते हैं जो रात में करते हैं, खुले रहते हैं, वर्क करते हैं, बट बहुत मोस्टली बंद होते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी की वेरिएशन आ रही है। दूसरी, अगर गर्मी के दिन बात करो, अभी गर्मी है, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है। ठंडी की बात करोगे ये सारी चीज बंद हो जाएंगे और हीटर चल सकता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ऑल ओवर द टाइम देखोगे, पूरे दिन में, और सीजन की बात करोगे है ना, तो ये इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है ये वेरी कर रही है। और पावर स्टेशन जो है जहां से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, वो पावर स्टेशन मस्ट कैरी दिस वेरिएबल लोड डिमांड। ये वेरिएबल लोड डिमांड को उनको कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि लोड जो है वेरिएबल है, लोड वेरी कर रहा है, ठीक है ना। और मैं बताऊं आपको कि लोड वेरी तो करता है, लेकिन एक ऐसा भी समय आता है 1-2 घंटे के आसपास, 3 घंटे के आसपास, कि वहां पे लोड जो होता है मैक्सिमम हो जाती है, जो डिमांड होती है इलेक्ट्रिसिटी की मैक्सिमम हो जाती है, उसको पीक लोड बोलते हैं। पीक लोड मतलब हाई डिमांड आ चुकी है ना इलेक्ट्रिसिटी की, वो 2-3 घंटे के आसपास समय होता है। उस डिमांड को फुलफिल करना हो, तो अगर आप नॉर्मल पीक लोड को फुलफिल करना हो, जब डिमांड में इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा आ चुकी है, उस डिमांड को फुलफिल करना हो, तो नॉर्मल आप थर्मल पावर प्लांट की स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें। मैं समझा दूंगा, समय आएगा तो डिटेल में थोड़ा बहुत जितना रिक्वायर्ड होगा आपको, लेकिन अभी भी जो समझा रहा हूं इतना से आपको समझ में आ जाएगा। थर्मल पावर प्लांट की बात करता हूं, और आप पीक लोड जो आ चुकी है, पीक लोड आती है 2 से 3 घंटे के आसपास, ठीक है ना, जैसे शाम के 7 से 9 बजे के आसपास की टाइमिंग है ना, उस समय मान लो पीक लोड का समय है ना, लोड डिमांड ज्यादा आ चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज्यादा है। अब आप उसको कैटर करना पड़ेगा ना, उसको तो डिमांड को फुलफिल करना पड़ेगा ना पावर स्टेशन को। तो कहां देखोगे, पावर प्लांट में देखोगे कि वो प्रोड्यूस ज्यादा करे इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें क्या हो सकता है कि आप थर्मल पावर प्लांट को देखो, थर्मल पावर प्लांट की देखो, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट, उसमें क्या है कि बॉयलर है। बॉयलर क्या करता है आपको पता है, बॉयलर स्टीम प्रोड्यूस करता है, वो स्टीम निकलेगी, टरबाइन उसके बाद होगी, टरबाइन पे स्ट्राइक करेगी, टरबाइन मतलब रोटेट करेगी, टरबाइन रोटेट करेगी, तो देयर बाय यू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वहां से आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, जनरेटर में क्लब होती है ना टरबाइन, तो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, ठीक है। बॉयलर ने स्टीम प्रोड्यूस किया, स्टीम स्ट्राइक किया टरबाइन पे, और वहां से आपने इलेक्ट्रिसिटी बनाया, ठीक है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिसिटी पावर अगर बढ़ाना है, तो आपको स्टीम इनपुट टरबाइन पे बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा बनेगी। स्टीम इनपुट अगर टरबाइन पे बढ़ानी है, तो कहीं ना कहीं बॉयलर से स्टीम का इन आउटपुट ज्यादा होना चाहिए, बॉयलर ज्यादा स्टीम बनाए। बॉयलर ज्यादा स्टीम बनाए, उसके लिए आपको कोल इनपुट ज्यादा देना पड़ेगा। कोल इनपुट ज्यादा दोगे तो स्टीम जो है बॉयलर में ज्यादा बनेगी, स्टीम बॉयलर में ज्यादा बनेगी, तब जाके टरबाइन पे ज्यादा जाएगी, टरबाइन रोटेट करेगी, तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, ठीक है। ये आप सोच सकते हो, ठीक है भैया, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि इतने सच ह्यूज थिंग में, इतने बड़े चीज में ये चीजें स्लो है, इतना फास्ट नहीं हो सकता है, ये स्लो अफेयर है, ये स्लो है, इतनी चीजें इतनी फास्ट नहीं हो सकती है कि आपने बस कोयला डाला स्टीम बन गई। कोयला डालते हैं ना, तो कोयला एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहुंचता है, उस टेम्परेचर पे उसकी फायरिंग होती है, उस फायरिंग जब होती है तब वहां से स्टीम बनती है। स्टीम जब बनेगी, स्टीम को पर्टिकुलर प्रेशर पे लेके जाते हैं, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे स्टीम लेके जाते हैं, तब जाके वो स्टीम टरबाइन पे जाके स्ट्राइक करती है, टरबाइन रोटेट करेगा, एंड देन इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। ये एक टाइम लगेगा, इसमें फास्ट नहीं है। दूसरा बात ये समझना है, थर्मल पावर प्लांट में क्या दिक्कत है कि आप देखोगे कि बॉयलर की बात कर लो, तो बॉयलर की बात करोगे तो बॉयलर कितना बड़ा होता है, 1 मंजिला बिल्डिंग, ऐसा लग रहा है कि घर के बराबर नहीं, 8-8 मंजिले बिल्डिंग के बराबर होती है बॉयलर, बहुत बड़ा बॉयलर होता है, ठीक है। अब बॉयलर में आपने देखा कि बहुत बड़ा बॉयलर है, अब आप चाहते हो कि भैया कोल इनपुट आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, कोल इनपुट आपने बढ़ाया, कोल इनपुट बढ़ाने के बाद आपने देखा कि बॉयलर के अंदर टेम्परेचर राइज करेगी, कोल एक टेम्परेचर पे जाके फायर होगा, फायर होने के बाद क्या होगा, वहां पे क्या होगा कि कोल फायरिंग होगी, तो फिर वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाएगा, और स्टीम को बाद में ले जाके टरबाइन पे रोटेट कराया जाएगा, ठीक है, स्ट्राइक कराया जाएगा और टरबाइन रोटेट करेगी। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये जो एक स्टार्टिंग टाइम है,
आप जल्दी से स्टार्ट नहीं कर सकते हो थर्मल पावर प्लांट को, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम लगेगा स्टार्ट करने में। थर्मल पावर प्लांट को 8 घंटे के आसपास लग जाते हैं थर्मल पावर प्लांट को स्टार्ट करने में, 10 घंटे लग सकते हैं, 12 घंटे, 13, 15 घंटे तक लग सकते हैं। ऑर्डर ऑफ डे, एक दिन के आसपास में भी लग सकता है एक थर्मल पावर प्लांट को स्टार्ट करने में। स्टार्ट करके एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लेके जाना पड़ता है बॉयलर को, तब जाके उस टेम्परेचर पे कोल की फायरिंग होती है, तब कोल फायर होता है, तब जाके सारी चीजें होती है कि स्टीम बनेगा। तो ये एक तो स्लो है, एक तो जल्दी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। अब बताओ, पीक लोड आ चुका है, पीक लोड आ चुका है। लोड एक तो वैसे भी वेरिएबल है, वेरी कर रहा है लोड, है ना। सुबह के टाइम देख लो, रात के टाइम देख लो, लोड वेरी कर रहा है। ठंडी में देख लो, पूरी की पूरी हीटर चल रही है, पंखा बंद है। गर्मी में देख लो तो हीटर बंद है लेकिन पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, तो लोड वेरी कर रहा है। लेकिन एक दिन में अगर बात करोगे 24 घंटे में, तो एक पीक लोड भी आती है 7 से 8 बजे के आसपास, 9 बजे के आसपास, शाम में, पीएम में, है ना। पीक लोड आ चुका है। पीक लोड को फुलफिल करना है, मतलब कि पावर डिमांड ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ज्यादा है। और देख रहे हो कि आपकी जो थर्मल पावर प्लांट है वो बोलती है मैं तो जल्दी स्टार्ट ही नहीं होंगी, वो बोलती है कि मैं तो स्लो हूं, मुझ में अगर बदलाव करना है तो मैं जल्दी वेरिएबल चेंजेस नहीं लाती हूं, मैं तो एक लेवल ऑफ पावर जनरेशन कर सकता हूं, सेम लेवल ऑफ पावर जनरेशन कर सकता हूं, 500 मेगावाट कर रहा हूं, बस इतना करूंगा। ज्यादा वेरिएशन करोगे मैं इनएफिशिएंट हो जाऊंगा, मेरी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ज्यादा वेरिएशन करोगे, वेरिएशन ज्यादा नहीं कर सकते हो, ठीक है। रिलेटिवली स्मॉलर पावर प्लांट जो होते हैं, थर्मल पावर प्लांट बिग है, वो वेरिएबल ज्यादा नहीं हो सकते, उनमें वेरिएशन ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन स्मॉल पावर प्लांट जो है उनमें ज्यादा वेरिएशन हो सकता है। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम तो है, लिमिटेशन अभी भी है कि वेरिएबल लोड को कैसे टैकल किया जाए, वेरिएबल लोड को, पीक लोड को कैसे टैकल किया जाए। तो ये वेरिएबल लोड और पीक लोड को हम थर्मल पावर प्लांट से टैकल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट में क्विक स्टार्टिंग नहीं होती है, थर्मल पावर प्लांट स्लो होता है, उनमें जल्दी से आप कोयला डाल के स्टीम बना के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपको एक ऐसा सोर्स चाहिए, एक ऐसा सोर्स चाहिए जो कि एक वेरिएबल सोर्स हो, जो कि एक वेरिएबल सोर्स हो, जो चेंज करे बहुत ही फास्ट, जो विच कैन चेंज वेरी वेरी फास्ट, जो चेंज करे बहुत फास्ट। वो सोर्स जो वेरिएबल सोर्स है, उनमें से एक सोर्स हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट आपको पीक लोड जब आती है उस समय वहां पे पीक लोड को कैटर करेगा, उसकी डिमांड को फुलफिल करेगा, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, क्योंकि ये वेरिएबल सोर्स है, वेरिएबल सोर्स है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो लोड वेरिएबल है, एक समय पीक लोड आता है, उस पीक लोड को कैटर करना है, डील करना है, उसको फुलफिल करना है कि पीक लोड आ चुकी है, पीक डिमांड आ चुकी है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है ना। किसी भी टाइम पे मान लो रात के 8 बजे 9 बजे मान लो, तो उस चीज को फुलफिल करना है। तो थर्मल पावर प्लांट सेम लेवल ऑफ पावर जनरेशन में वर्क करती है, वो उसमें वेरिएशन ज्यादा अलाउड नहीं है कि आप पावर प्रोडक्शन बढ़ा दो तुरंत, ऐसा नहीं होगा। पावर प्रोडक्शन तुरंत नहीं बढ़ती, उसमें टाइम लगता है। आपको तुरंत चाहिए, पीक लोड तो तुरंत आई हुई है ना, तो हमें पहले से तैयारी करके रखनी पड़ेगी। तो ऐसा है कि एक ऐसा एनर्जी सोर्स चाहिए जो वेरिएबल हो, जो वेरी करे, बहुत फास्ट वेरी करे, वो जल्दी से स्टार्ट हो पाए, तभी तो जल्दी से स्टार्ट करके भैया पीक लोड को फुलफिल कर पाएंगे, डिमांड को कैटर कर पाएंगे। तो वो एक सोर्स है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जो कि आपको समझना था। ये तब जाके आपको समझ में आएगी फीलिंग कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये फीलिंग आपको चाहिए थी। अब हम पढ़ाते हैं आपको, आगे लेके चलते हैं। क्या अब समझ लो कि थर्मल पावर प्लांट अपने पास है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। अब अगर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात करते हैं और थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं, तो जो स्टेट, ऐसे स्टेट्स में जहां पे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, तो वहां पे पीक लोड तो कैटर हो जाएगी, पीक लोड को तो फुलफिल कर लेंगे, क्योंकि ये वेरिएबल सोर्स है और ये वेरिएबल लोड को कैटर कर लेगा, डील कर लेगा, ठीक है। जिस स्टेट में हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, उस स्टेट की जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होती है उसको अच्छे तरीके से फुलफिल कर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन जिस स्टेट में हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट नहीं है, सिर्फ थर्मल पावर प्लांट है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को फुलफिल करने के लिए बहुत परेशानी आती है, डिफिकल्टी होती है, ये ध्यान रखना, वहां पे डिफिकल्टी होती है। तो क्या करना है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होती है, आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहीं पे है, ठीक है। आपको पता है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट हर जगह नहीं होगी, हर स्टेट में नहीं होगी कि सब जगह हो जाएगी। तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट ऑलवेज सब जगह नहीं प्रेजेंट है, कुछ जगह पे है, कुछ जगह पे नहीं है। जैसे कि हिली रीजन से मिल जाएंगे, हिल स्टेशन में मिल जाएंगे, माउंटेनस एरिया पे मिल जाएंगे, ठीक है ना, ये आपको पता है। लेकिन कुछ ऐसे भी एरिया जहां पे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट नहीं मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जहां पे मान लो कि फ्लैट लैंड है, लैंड जो है टोपोग्राफी वहां पे फ्लैट है ना, स्थल फ्लैट है वहां पे, ठीक है। और हमें हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर के लिए हमें एलिवेटेड वाटर चाहिए, ऐसा वाटर जो एलिवेटेड हो, कुछ
हाइट पे हो, वहां पे स्टोर्ड हो और उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी हो, उसको हम रिलीज करेंगे, वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा और उसको फिर हम यूज कर सकते हैं टरबाइन को रोटेट कराने में। लेकिन अगर फ्लैट लैंड है तो वहां पे तो पॉसिबल नहीं है ना हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाना। तो आप सोच सकते हो कि कौन सा भारत का स्टेट है जहां पे फ्लैट लैंड होगा, जहां पे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाना संभव नहीं है। आप चले जाओ वेस्ट बंगाल की साइड, वेस्ट बंगाल की साइड चले जाओ, उधर खड़गपुर की साइड चले जाओ, वहां पे पॉसिबल नहीं है, वहां पे फ्लैट लैंड है। तो फिर क्या कर रहे हैं, जहां पे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट नहीं हो सकती है, लेकिन जहां पे थर्मल पावर प्लांट है, तो वहां पे थर्मल पावर प्लांट है मान लो, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट कहां कहां हो सकते हैं, थर्मल पावर प्लांट वहां हो सकते हैं जहां पे कोल होगा, कोल की खदानें होंगी, वहां हो सकता है। जहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी होगी, पानी नहीं होगा तो कूलिंग कैसे कर पाओगे, तो कूलिंग के लिए हमको पानी की जरूरत पड़ती है थर्मल पावर प्लांट में। तो क्या है कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट सब जगह नहीं है, कोल पावर प्लांट जो है इकोनॉमिकल नहीं होते सब जगह। अगर बात करोगे कोयला जहां है, मान लो कोयला आपको झारखंड में मिला, आपको गुजरात में लेके जा रहे हो ट्रांसपोर्टेशन करके, तो क्या ये इकोनॉमिकल होगा, नहीं होगा। तो कोल पावर प्लांट इकोनॉमिकल सब जगह नहीं है, और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट एवरीवेयर प्रेजेंट नहीं है, हर जगह प्रेजेंट नहीं है। जैसे आप देख लो वेस्ट बंगाल साइड में चले जाओ, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, पुरुलिया में तो आपको नॉर्मली हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ही नहीं। पुरुलिया में, वेस्ट बंगाल में अगर बात करोगे तो चूखा है भूटान, वहां से हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट इंपोर्ट करते थे, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको समझनी है। तो क्या कर सकते हैं हम, ऐसा कर सकते हैं कि जिस एरिया में प्रोडक्शन की कमी है, इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, और जिस एरिया में हाइड्रोइलेक्ट्रिक ज्यादा है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा हो रही है, तो जहां जरूरत है वहां ट्रांसफर कर देंगे। जिस एरिया में थर्मल पावर प्लांट है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक नहीं है मान लो, तो थर्मल पावर प्लांट है, जहां पे कमी है तो थर्मल पावर वहां पे भेज देंगे, इलेक्ट्रिसिटी भेज देंगे। तो हम पूरी कंट्री की पावर नेटवर्क को इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक पावर नेटवर्क को, पूरी देश के इलेक्ट्रिक पावर नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं, उसको इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं पावर ग्रिड। पावर ग्रिड क्या होती है, होल कंट्री electric power network is interconnected, all the load is connected, all the machine is connected, all the generators are connected, all are interconnected to each other, that is known as power grid। इसको पावर ग्रिड बोलते हैं कंट्री में। लेकिन अगर बात करोगे आइलैंड एरिया की बात करो, जैसे लक्षद्वीप की बात कर लो, अंडमान निकोबार की बात कर लो, तो अगर जो आइलैंड एरिया है तो वहां पे हम वहीं पे उसका पावर ग्रिड हो सकता है, आइलैंड का खुद का पावर ग्रिड हो सकता है, ठीक है ना, वहां पे उसका खुद का हो सकता है पावर ग्रिड। लेकिन नॉर्मल जो लैंड एरिया अपने भारत की है, वहां पे इंटरकनेक्टेड होती है पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम है इंटरकनेक्टेड होती है, जिसको पावर ग्रिड बोलते हैं, ठीक है, ये समझ सकते हो। उसके बाद बात करूं हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है, आपने देखा कि इकोनॉमिकल की बात करेंगे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तो ये वहां हो सकती है जहां पे आपको मिल सकता है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, वहां से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जहां बन सकती है, जहां पे स्टोर कर सकते हो वाटर, या तो लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लो हो रिवर का, रिवर फ्लो होगी वहां पे भी बना सकते हो, और नहीं तो आप अगर एलिवेटेड लैंड है, एलिवेटेड वाटर है, तो उसको आप नीचे आने दोगे, पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर बना सकते हो। लेकिन कोल की बात करेंगे तो कोल ऐसा है जो जहां पे आपको कोल की खदानें होंगी और वहां पे वाटर भी मिलना चाहिए ताकि कूलिंग हो पाए, कूलिंग के लिए जरूरत होती है वाटर की, तो वहां आप थर्मल पावर प्लांट बना सकते हो, और उस तरीके से आप डील कर सकते हो, लिंक कर सकते हो, पूरे पावर सिस्टम को इंटरकनेक्ट कर सकते हो, जिसको पावर ग्रिड के नाम से जाना जाएगा। और पूरे देश में पावर ग्रिड होगी, जहां कमी है वहां भेज सकते हैं, जहां सरप्लस है वहां भेज सकते हैं, ठीक है, जहां सरप्लस है वहां से, जहां कमी है वहां भेज सकते हैं, ये बोलना चाहता हूं। जहां सरप्लस पावर है, जहां कमी है, सरप्लस से लेके कमी की ओर भेज सकते हैं, जहां इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, ठीक है, ये समझ सकते हो। उसके बाद बात करें तो जो एनर्जी अवेलेबल है इलेक्ट्रिक हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट में, अगर एनर्जी की बात करोगे तो एनर्जी जो अवेलेबल है वो क्या है, एनर्जी सुनते जाना, एनर्जी जो है वो mgh, ये एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है। mgh, h मतलब हाइट, किसी हाइट पे स्टोर्ड वाटर है, हिल पे, हिल स्टेशन पे, माउंटेनस एरिया पे, तो वहां पे स्टोर्ड वाटर है, और वहां पे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो हाइट पे यहाँ पे वाटर है, ठीक है, उस पर एनर्जी है mgh, ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको कैसे यूज कर सकते हो, देखो किस तरीके से, मैंने आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी, एक क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में, पोटेंशियल एनर्जी को आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर लो किस चीज में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग शाफ्ट, आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग शाफ्ट, डायरेक्ट कन्वर्जन, ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, इसको आप यूज कर सकते हो कैसे, पहले आप कन्वर्ट करो किस चीज में, पहले आप कन्वर्ट करो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रशिंग वाटर थ्रू नोजल, नोजल के थ्रू वाटर को पास करो और उसको जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लो, नोजल के थ्रू स्पीड बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रशिंग वाटर, ठीक है ना, रशिंग वाटर
थ्रू ए नोजल, नोजल के थ्रू, ठीक है, नोजल जानते हो नोजल वगैरह, तो उसके थ्रू काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। पहले इसमें कन्वर्ट किया, उसके बाद हम इस काइनेटिक एनर्जी जो हमारे वाटर के पास है इसको हम स्ट्राइक कराएंगे किसी चीज पे जो कि उसको रोटेट कर पाए, ठीक है, तो इम्पिंज ऑन समथिंग विच मेक्स इट टू रोटेट, ताकि उसको रोटेट कर पाए। तो हम काइनेटिक एनर्जी तो आ चुकी है, हमने कन्वर्ट किया पोटेंशियल को पहले काइनेटिक में, और फिर हम इसको स्ट्राइक कराएंगे किसी ऐसे चीज पे जो रोटेट कर सकता है, जो कि एक टरबाइन हो सकता है। उस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है, और इनका कॉम्बिनेशन भी यूज किया जा सकता है, नो डाउट, इनका कॉम्बिनेशन भी यूज किया जा सकता है, ये एक तरीका है, ठीक है ना, तो ये समझ सकते हो। उसके बाद बताऊं आपको, आप जो एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी, लेकिन हमें एनर्जी से मतलब नहीं है ज्यादा, हमें तो मतलब है पावर से, कि पावर कितना मिल सकता है। तो पावर की बात करोगे, पावर, तो पावर हमारे पास तब आती है जब आप टाइम की बात करते हो, टाइम मतलब रेट ऑफ मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास की बात करोगे, मास में कितना बदलाव हो रहा है, कितने समय में कितना मास का फ्लो हो रहा है ना। लेकिन उसमें भी अगर बात करेंगे तो वाटर में ज्यादा केजी में मेजरमेंट नहीं होती है कि वाटर 3 केजी है, पानी 3 केजी है, नहीं, वाटर को वॉल्यूम में मेजर करते हैं, मीटर क्यूब में वाटर को मेजर किया जाता है, आपको पता होगा। तो इसलिए यहां पे रो जी क्यू एच मतलब क्या है, डिटेल में आपको नहीं समझा रहा हूं फिर भी, क्योंकि ये इक्वेशन चीजों में डिराइव करना और ये सारी चीजें जरूरत नहीं है आपको, पर इतना तो समझ में आ रही होगी कि एनर्जी है। लेकिन पावर की बात करोगे तो पावर मतलब रेट ऑफ मास, रेट ऑफ मास की बात कर, रेट मतलब टाइम के साथ बात कर रहे हैं, तो रो मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर, जी मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्यू मतलब फ्लो रेट होता है, फ्लो रेट, फ्लो रेट यानी डिस्चार्ज बोलते हैं ना, मीटर क्यूब पर सेकंड में होता है, ये 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। डेंसिटी कितना हो जाएगा 1000 केजी पर मीटर क्यूब, आप जानते हो वाटर की डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब। एच क्या है, हेड है, हेड क्या होता है, डिफरेंस इन लेवल, डिफरेंस इन लेवल का मतलब कहां रिजर्वायर है और कहां आपका टरबाइन है। मान लो तो रिजर्वायर ऊपर है हाइट पे, टरबाइन नीचे है, पानी ला रहे हो पेन स्टॉक के थ्रू, है ना, पेन स्टॉक मतलब एक वाटर चैनल होता है, उसके थ्रू पानी लेके आते हो नीचे, ठीक है। तो ये जो हाइट डिफरेंस है, लेवल डिफरेंस है, इसी को हेड बोलते हैं, हेड इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये हेड हो गया, मतलब हेड समझ लो ना, ये मत समझ लेना वो हेड है जो लेवल डिफरेंस है, ठीक है ना, रिजर्वायर कहां है और कहां टरबाइन है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हेड डिफरेंस है, ठीक है। तो लेवल इन डिफरेंस, कहां है वाटर और कहां जाना है पानी को, कहां है अभी और कहां जाना है, इनके बीच के डिफरेंस जो है उसको हम लोग हेड बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इनके बीच के डिफरेंस को हेड बोलते हैं, आप ध्यान रखें, इसको नोट करें, ठीक है, इसको नोट करना आप, ठीक है। तो ये एनर्जी है, ये पावर एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, पावर इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस, पावर इंपॉर्टेंट अपने लिए, पावर जानना जरूरी है। अब आपको बताऊं, ये देख रहे हो ना, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये चीज समझना आपको जरूरी है। आप यही नहीं समझे तो फिर क्या समझोगे, सोच लो, आप सोचो क्या समझोगे, क्या बताई गई है शंकर आईएएस वगैरह में, स्टेटमेंट लिख दिया गया, आपने देखा होगा शंकर आईएएस में एक स्टेटमेंट मैंने देखा, कुछ लोग पढ़े हुए हैं, वायर, ये स्टेटमेंट है शंकर आईएएस में, ये स्टेटमेंट है, एक लिखा हुआ है वर्ड, आप देखोगे शंकर आईएएस के बुक में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है पता है, कोई नहीं बताता, बताते ही नहीं है, जरूरत नहीं है। अरे भैया अगर आ गया, ये कोई बड़ी चीज नहीं है इसको जानना, ये इसको यूज किया जाता है फ्लो रेट को मेजर करने के लिए, जो क्यू मैंने बताया ना, क्यू डिस्चार्ज, इसी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है इसको, वायर को। एक तरीके का शेप होते हैं ये, रेक्टेंगुलर शेप हो सकते हैं, ट्रायंगुलर शेप हो सकते हैं, और वाटर के फ्लो जो होती है, जैसे कि हायर हिमालय रीजन पे चले जाओ, हायर रीजन पे, ठीक है ना, अपर रीचेस ऑफ हिमालय पे चले जाओ, तो वहां पे वाटर फ्लो को अगर मेजर करना है, फ्लो रेट को मेजर करना है, डिस्चार्ज को मेजर करना है, तो हम वाटर के जो रास्ता है, जो चैनल है वाटर के, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे, बैरियर क्रिएट करेंगे, बैरियर इसको लगा देंगे बीच में, वायर को, एक शेप होती है रेक्टेंगुलर या भी शेप में हो सकता है, इनको बीच में लगा देंगे, अब इसके थ्रू वाटर फ्लो होगा, ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे वाटर को कि इसके थ्रू मूव करे, बैरियर हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन कर देंगे वाटर के फ्लो में, ठीक है ना। बट इतना जरूर है कि वाटर अपना रास्ता निकाल लेती है, लेकिन इसका यूज किया जाता है इसके थ्रू, और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में हमारे बुक्स में इनके बारे में रिलेशनशिप दिया जाता है कि सिर्फ अगर आप हाइट जान लो, अगर ये वायर है, ठीक है ना, ये वायर है और वाटर जो है इसके तरीके मूव कर रही है, इसके ऐसे मूव कर रही है ना, अपर रीचेस ऑफ हिमालय में जो नदी आ रही है तो ऐसे मूव कर रही है, आपने बीच में ऑब्स्ट्रक्शन खड़ा कर दिया, ऑब्स्ट्रक्शन बैरियर लगा दिया है ना वायर के रूप में, और यहाँ पे पानी मान लो इतना है, सिर्फ हाइट जान लोगे आप, और शेप तो पता है रेक्टेंगुलर है, सिर्फ हाइट जान लोगे तो आप फ्लो रेट बता सकते हो, डिस्चार्ज बता सकते हो, मीटर क्यूब पर सेकंड, एक सेकंड में कितना मीटर क्यूब का डिस्चार्ज है, फ्लो रेट कितना है, ये वायर यूज किए जाते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग में डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए। ये अलग अलग शेप के हो सकते हैं, ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब पे, कैसे ज्योग्राफी है उस हिसाब से हम वायर का शेप यूज करते हैं, ये रेक्टेंगुलर शेप यूज करते हैं,
भी शेप भी यूज करते हैं, सिर्फ हाइट मेजर करके और शेप तो पता है, हम फ्लो रेट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये सारी रिलेशनशिप हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग के बुक्स में मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये यूज किया जाता है ऐसे फ्लो रेट को मेजर करने के लिए। मैंने जो बताया ना रो जी क्यू एच, क्यू को मेजर करने के लिए सारा ये जुगाड़ है। और भी बहुत सारे चीज होते हैं, बट ये वायर समझ लो, मैं समझा दिया, अब मैं बताऊंगा कभी नहीं वायर, ठीक है ना। ये मुझे लग रहा था वो वायर बता दूं, बहुत लोग शंकर एस पढ़ रहे होंगे तो वो समझ जाएंगे वायर क्या होता है। फ्लो रेट को मेजर करने के लिए, फ्लो रेट को मेजर करने के लिए अपर रिचेस ऑफ हिमालय में वहां पे यूज करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। एनर्जी आपने समझ लिया, सब कुछ समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग बताते हैं आपको पता चल गया कि लोड तो वेरी कर रहा है और वेरिएबल लोड को टैकल करने के लिए हमें एक ऐसा एनर्जी सोर्स चाहिए जो खुद वेरी करे, और वो एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो खुद वेरी करती है, ये आपको पता चल गया। उसके बाद बात करें, आगे चलते हैं। आगे आपको ये जानना है कि 1 मेगावाट अगर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट से, तो कितना पैसा लगता है? 4 करोड़ पर मेगावाट, ठीक है ना। अगर इकोनॉमिक्स टाइम की बात करोगे, इकोनॉमिक्स टाइम में तो वहां पे 7 से 9 करोड़ लिखा मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। 7 से 9 करोड़ लिखा मिल जाएगा इकोनॉमिक्स टाइम में, बट ठीक है, आप ये भी ध्यान रख सकते हो 4 करोड़ पर मेगावाट। 1 मेगावाट प्रोड्यूस करने में 4 करोड़ लग जाती है पैसा, सोच रहे हो। तो जितना आपके पास लोग कहते हैं, IIT रुड़की का रिसर्च है, मैं आपको बताऊंगा जब पॉलिसी पर आऊंगा कि कितना इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट की भारत में, तो लोग कहते हैं क्यों ना पूरा यूज कर। अभी तो 2% यूज कर रहे हैं यार, अभी तो पूरा कहां यूज किए इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का, है ना। पूरा जो कैपेसिटी अपने पास है कहां यूज कर रहे हैं पूरा, पैसा देख रहे हो। और अदर रीजंस भी है, इसलिए मनी बहुत बड़ा फैक्टर है, ये ध्यान देना है। क्या लग रहा है 1 मेगावाट में इतना पैसा लग रहा है? इससे भी ज्यादा 5, 7 करोड़ 8 करोड़ के आसपास लग जाते हैं इकोनॉमिक्स टाइम के हिसाब से। 4 करोड़ मैं इसलिए बता रहा हूं, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। सोच लो थर्मल पावर प्लांट में कितना लग जाएगा? 4.5 से 5 करोड़ लग जाते हैं 1 मेगावाट में। 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में 4.5 से 5 करोड़ लग जाते हैं थर्मल पावर प्लांट में, ठीक है ना। तो ये सब चीज ध्यान रखनी है, तब जाके सब चीज आप समझ पाओगे। उसके बाद बताता हूं आपको कि आगे आपको ये समझनी है कि इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस। और मैं आपको जाहिर सी बात है 3 प्रकार जो पावर प्लांट के डिवीजन है, जो क्लासिफिकेशन में आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी देखते जाए। मल्टीपर्पज के लिए यूज करते हैं, मल्टीपर्पज। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं? पर्पस कैसा है? मल्टीपर्पज है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मल्टीपर्पज में क्या हो सकता है? रिवर फ्लड कंट्रोल, पहला रिवर फ्लड कंट्रोल, फ्लड कंट्रोल के लिए यूज करेंगे, ठीक है। ये हो सकता है इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हो, इरिगेशन। ड्रिंकिंग वाटर के लिए, है ना, पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। अभी आपने सुना होगा कि योगी जी के गांव में, यूपी के सीएम योगी जी के गांव में पानी की कमी आ गई, ड्रिंकिंग वाटर। तो आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे पोर्टेबल वाटर हम लोग नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जो पीने युक्त पानी है नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ठीक है ना। योगी जी के गांव की कहानी आपको पता होगी, ठीक है ना। तो ड्रिंकिंग वाटर वहां यूज कर सकते हैं। चौथा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, वहां यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। और कहां यूज कर सकते हो? नेविगेशन में यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली नेविगेशन में इंपॉर्टेंट है। वाटर नेविगेशन सबसे आपको पता होगा, वाटर नेविगेशन जो होती है, वाटर नेविगेशन सबसे इजी, क्या कहते हैं, चीपेस्ट मेथड होती है नेविगेशन की, चीपेस्ट, सस्ता होता है वाटर नेविगेशन, ठीक है ना। सबसे सस्ता होता है नेविगेशन में वो, ठीक है, वाटर नेविगेशन। ये आपको बता दिया मैंने, रिवर फ्लड कंट्रोल, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखने, इरिगेशन वगैरह, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना ही आपका तो मेन एम है ही एक, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ये अपना मेन पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। अब उसको बताओ अनदर क्वालिटी, और क्या खास बात है? हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है ये क्विक स्टार्ट हो जाते हैं, क्विक। यही तो खास बात है कि आप पीक लोड को टैकल कर सकते हो, क्योंकि क्विक स्टार्ट है, तुरंत स्टार्ट हो जाते हैं, लगभग 5 मिनट स्टार्ट हो जाएंगे ये, 5 मिनट में, है ना। पीक लोड आ चुकी है, 5 मिनट में स्टार्ट हो जाएंगे, तुरंत पावर दे देंगे। पीक लोड जब डिमांड है तब, उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो सकता है। उसके बाद बात करें नेग्लिजिबल रनिंग कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट इसकी नेग्लिजिबल है, रनिंग कॉस्ट इज नेग्लिजिबल, ठीक है, बिकॉज फ्यूल जो इसका है वो पानी है, अब पानी तो फ्री उपलब्ध है, इसलिए तो नेग्लिजिबल रनिंग कॉस्ट, ये सब ब्यूटी है इसकी रनिंग कॉस्ट, ठीक है ना। रनिंग कॉस्ट नेग्लिजिबल है, ये आपको ध्यान रखना है, रनिंग कॉस्ट इसकी नेग्लिजिबल, ठीक है। क्विक स्टार्टिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर पीक लोड। कभी भी क्विक स्टार्टिंग अगर हो रही है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है पीक लोड को कैटर करने के लिए। जब पीक डिमांड आ चुकी है इलेक्ट्रिसिटी की, उस समय क्विक स्टार्ट होने वाला रिसोर्स चाहिए हमें, उसमें से हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट एक है,
ठीक है ना। न्यूक्लियर पावर प्लांट क्विक स्टार्ट नहीं होते हैं, थर्मल पावर प्लांट क्विक स्टार्ट तुरंत स्टार्ट नहीं हो सकते कि तुरंत स्टार्ट किया तुरंत पावर प्रोड्यूस कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है, ये हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो एक रिसोर्स है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बताऊं आपको, उसके बाद आपको ध्यान है कि इट इज द ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट मेथड, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट इट इज द ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ पावर जनरेशन, ओल्डेस्ट है एंड चीपेस्ट मेथड है पावर जनरेशन का। आपको पता होगा कि फर्स्ट पावर प्लांट दैट वाज इंस्टॉल्ड इन द कंट्री, अपने भारत में पहली पावर प्लांट जो इंस्टॉल्ड हुई थी वो हाइड्रो पावर प्लांट है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। आपको पता होगा दार्जिलिंग में 1897 के आसपास और शिव समुद्रम कर्नाटका 1902 के आसपास, ठीक है, आपको पता होगा ये, ठीक है। तो पहली पावर प्लांट जो इंस्टॉल की गई थी वो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट ही है भारत के अंदर, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन सारी खूबियों को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि दुनिया में हर जगह प्लस ही पॉइंट है, जहां प्लस है वहां माइनस भी होगा, ठीक है ना। तो सब जगह प्लस प्लस नहीं मिलेगा, सब जगह आपको अच्छा ही लगे, है ना। जिंदगी में आप उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो इसकी आप उतार देखो कहां कहां है, मतलब डिसएडवांटेज के फॉर्म में, डीमेरिट्स के फॉर्म में, या माइनस पॉइंट इसका क्या है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। माइनस ये है कि यहां पे लिख दे रहा हूं माइनस पॉइंट, आप समझ सकते हो, लिख लेना। हाई कैपिटल कॉस्ट, मतलब इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज्यादा लगती है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ज्यादा होती है, हाई कैपिटल कॉस्ट, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बताऊं, लैंड पर मेगावाट जो रिक्वायरमेंट होती है, 1 मेगावाट प्रोड्यूस करने के लिए जो लैंड की रिक्वायरमेंट है इसमें ज्यादा होती है। तो लैंड पर मेगावाट प्रोडक्शन करना है, 1 मेगावाट प्रोडक्शन करना है तो लैंड की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है, पर मेगावाट इज लार्जेस्ट होता है यहाँ पे, लार्जेस्ट, ठीक है ना। कम कहां होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट में 1 मेगावाट प्रोड्यूस करना है तो लैंड की रिक्वायरमेंट कम होती है, ठीक है ना, भूमि की रिक्वायरमेंट कम होती है। अब भूमि की रिक्वायरमेंट कम होगी तो आप जानते हो लोगों को हटाना नहीं पड़ेगा, तो आप समझ सकते हो कि वो रिहैबिलिटेशन जो होती है, लोगों को फिर अलग जगह घर दो, ये दो, उस चीजों की दिक्कत नहीं आती है, लेकिन इनमें तो आती है ना, लोगों को तो डिस्प्लेस किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, ठीक है ना। नर्मदा वाले में तो आपको पता होगा, बताऊंगा आपको, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बताऊं आपको लैंड रिक्वायरमेंट यहाँ पे है वो हैवी सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग के बहुत ही वेरी हैवी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लगाने पड़ते हैं, पेन स्टॉक है, टरबाइन है, ये सारी चीजों को यहाँ पे यूज करनी पड़ती है। पेन स्टॉक हो गया, टरबाइन हो गया, डैम, रिजर्वायर, इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो हैवी सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन चाहिए यहाँ पे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, ये माइनस पॉइंट है यहाँ पे। हाई गेस्टेशन पीरियड, तीसरा, चौथा सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे। सिविल इंजीनियरिंग के जो मेन कंस्ट्रक्शन है, डैम, रिजर्वायर, यहाँ पे चाहिए रहती है, ठीक है। हाई गेस्टेशन पीरियड ज्यादा होती है। बायोलॉजी में भी गेस्टेशन पीरियड पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी में 9 महीना है ना, फर्टिलाइजेशन से लेके बर्थ तक के टाइम को गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो हाई गेस्टेशन पीरियड कितना, लगभग 5 से 8 साल लग जाते हैं इसको बनाने में, 5 से 8 साल। कई पावर प्लांट ऐसे हैं जिसमें 10 साल लगे हुए हैं, तो 5 से 8 साल लग जाते हैं इसको बनाने में। पुरी गढ़वाल का नाम सुना आपने, पुरी गढ़वाल उत्तराखंड में बहुत सारे इशू थे, आपको पता होगा, आपने सुना होगा कहानी। तो पुरी गढ़वाल को बनाने में 10 साल के आसपास लग गया, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे पावर प्लांट है जहां पे अभी बहुत 5 साल 8 साल में भी कंप्लीट नहीं हुए थे, 10 साल से ज्यादा लग गया उनको कंप्लीट होने में। गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में, उत्तरांचल में है, ठीक है ना। तो वो आपको ध्यान रखना, इतने जगहों पे ऐसे है जो 5 से 8 साल से भी ज्यादा लग गया, गेस्टेशन पीरियड उनकी ज्यादा हो गई, ठीक है ना, उनको, क्योंकि इश्यूज आ गए थे, प्रॉब्लम्स आ गए थे। पुरी गढ़वाल में आपने इशू सुना होगा, पुरी गढ़वाल श्रीनगर उत्तराखंड में अलकनंदा रिवर पे है, तो वहां पे इश्यूज आ गए थे, तो इसलिए इनको बनने में समय लग जाती है, इनको ऑपरेशन ऑपरेशन करते समय तक आने में इनको समय लग जाती है, इसलिए 10 साल से भी ज्यादा लग जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे इश्यूज होते रहते हैं क्योंकि लोग की प्रोटेस्ट हो जाती है ना, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट होंगी, लैंड सबमर्ज हो जाएगा, वहां पे डिस्प्लेसमेंट करानी पड़ जाएगी, एनवायरमेंटल के जो लोग हैं, एनवायरमेंट के इकोलॉजिस्ट हैं, वो इसका विरोध करते हैं। तो आपको बाबा आमटे का नाम सुना होगा, है ना, इन सारी चीजों का तो नाम सुना होगा ना आपने, तो वो लोग हैं जो विरोध करते हैं इनका, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे आपको ध्यान रखना है कि टाइप्स ऑफ पावर प्लांट की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ पावर प्लांट में आप चलते हैं, ठीक है, टाइप्स। अभी मैं इसको बताऊंगा आपको CO2 कैसे प्रोड्यूस करता है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, CO2। बहुत सारी बुक्स में इसको बताया नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे CO2 बन सकती है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट से, ठीक है, वो लिखना है आपको। टाइप्स में आपको बता देता हूं, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आपको और चीजें कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन टाइप्स से पहले आप कुछ समझ लो। टाइप्स तो मैं बता ही दूंगा, मुंह से भी सुन लो फिर बता दूंगा। टाइप्स में क्या हो सकता है भैया, वाटर रेगुलेशन कितना कर पा रहे हो, कितना वाटर रेगुलेट कर पा रहे हो। तो रन ऑफ रिवर है, रिवर जा रही है, स्टोर नहीं करना है, जो आ रही है पानी पावर बना लो, जो आ रही है पानी रिवर में पावर बना लो जितना बना सकते हो। तो रन ऑफ रिवर विदाउट स्टोरेज, रन ऑफ रिवर विथ स्टोरेज। तो रन ऑफ रिवर विदाउट स्टोरेज कहां होगा, हिमालय रीजन पे, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, उस रीजन पे रन ऑफ रिवर होगा, स्टोरेज कुछ नहीं करना पानी का। रन ऑफ रिवर आ रही है, फ्लो कर रही है,